गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अर्चना कुमारी विज्ञान की शिक्षिका आप सभी का गया गाइडेंस प्रोग्राम में फिर से स्वागत करती हूं। गया गाइडेंस प्रोग्राम के पिछले क्लास में मैंने रसायन शास्त्र से 2 चैप्टर्स कंप्लीट कराए थे। वो था हमारा रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल, क्षारक और लवण। आई होप कि आप लोगों को उन चैप्टर से सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ, जिस चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर के नाम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि इससे रिलेटेड हम कार्बन से रिलेटेड और उससे जुड़े यौगिकों के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो कार्बन होता क्या है? तो कार्बन हमारा एक तत्व है जिसका सिंबल होता है C और उसकी परमाणु संख्या होती है 6, यानी जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो वो होगा 2 और 4। ये 4 ही इसकी वैलेंसी है, इसलिए इसे कार्बन को टेट्रावैलेंट आयन भी कहते हैं। तो कार्बन होता क्या है? कार्बन हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे जीवन का आधार भी माना जाता है, क्योंकि कार्बन के साथ ही हमारे पोषक तत्व जैसे हम लोग खाने पीने की चीज़ें हों या प्रयोग करने वाली चीज़ें हों, दोनों चीज़ों में कार्बन पाया जाता है। यानी हमारे दैनिक जीवन में जिन सब वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन को आधार माना जाता है। यही कारण है कि इस तत्व को महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर रख लीजिए कि हमारे खाने पीने के जो पोषक तत्व हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, उन सभी में कार्बन के तत्व पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो कार्बन की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक फ्री अवस्था यानी फ्री स्टेट और एक संयुक्त अवस्था यानी कंबाइन स्टेट। मतलब कि कार्बन हमारे दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में भी और संयुक्त अवस्था में। तो वो किस तरीके से पाया जाता है, इसके बारे में अगर बताना चाहूँ तो उदाहरण के तौर पर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कार्बन दोनों अवस्थाओं में किस तरीके से पाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, ये हमारा कोयला है। इस कोयला को हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे हम लोग खाना पकाने में गांव के लोग यूज़ करते हैं। ये जो कार्बन है, ये जो कोयला है, इसमें ये कार्बन के तत्वों से बना हुआ है, यानी इसमें सिर्फ कार्बन के तत्व पाए जाते हैं। ये हमारा पेंसिल है। इस पेंसिल का जो ये लेड है वो ग्रेफाइट से बना हुआ है, यानी ग्रेफाइट हमारा कार्बन का अपरूप है, इसलिए इसमें भी सिर्फ कार्बन के तत्व ही पाए जाते हैं। अगर बात करें तो ये हमारा हीरा है, जिसे हम ये हीरा हमारा प्राकृतिक रूप से कठोर पदार्थ है। इस हीरा भी कार्बन, इसमें कार्बन के तत्व ही पाए जाते हैं, इसलिए ये भी कार्बन की अवस्था है। अगर बताया जाए तो इन तीनों उदाहरण से, यानी कोयला, ग्रेफाइट और हीरा, ये तीनों में कार्बन के तत्व पाए जाते हैं, इसलिए, और इसके अलावा कोई अदर तत्व नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें जो कार्बन है वो मुक्त अवस्था में है, यानी मुक्त अवस्था के कार्बन प्रेजेंट है इन तीनों चीज़ों में। अगर संयुक्त अवस्था की बात करें तो जैसे ये चौक है, ये चौक लाइमस्टोन से बना हुआ है, यानी इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, यानी ये जो कार्बन है ये कैल्शियम और ऑक्सीजन के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण कर रहा है, यानी कि अब ये कार्बन इस दोनों के साथ प्रेजेंट है, इसलिए इसमें ये संयुक्त अवस्था में है। यानी चौक में कार्बन जो पाया जाता है वो संयुक्त अवस्था में है। आगे की ओर बात करें तो ये हमारा चीनी है। चीनी को तो आप डेली अपने घर में यूज़ करते हैं, तो इस चीनी का प्रयोग जो है उसको किस चीज़ से बना हुआ है, मतलब इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है C12H22O11, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना है, यानी इसमें ये कार्बन जो है वो संयुक्त अवस्था में है। इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि कार्बन हमारे दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में भी और संयुक्त अवस्था में। इसलिए कार्बन हमारे लिए दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखा गया है, इसे महत्वपूर्ण तत्व कहा गया है। एक और खास बात अगर कार्बन की बताएं तो कार्बन 3 मिलियन से अधिक यौगिकों का निर्माण कर सकता है, जो अदर कोई तत्व नहीं कर सकता। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। और टेट्रावैलेंट आयन तो बोला ही मैंने कि इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए कि कार्बन विशालतम संख्या में क्यों नए नए यौगिकों का निर्माण कर सकता है, उदाहरण के साथ बताइए और किस अवस्था में पाया जाता है, तो आप अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन कर बता सकते हैं। उसके अलावा अगर पूछा जाए कि कार्बन को टेट्रावैलेंट आयन क्यों कहते हैं, तो टेट्रावैलेंट आयन इसलिए कहते हैं कि उसकी संयोजकता 4 होती है। अब आगे की ओर चले तो कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, अर्थात कार्बन परमाणु आपस में जुड़ते हैं जिससे एक श्रृंखला बन जाती है। इस प्रकार कई यौगिकों का निर्माण होता है। इसका मतलब यह है कि श्रृंखला का मतलब होता है जब कार्बन अपने ही तत्वों के साथ एक लंबा चेन बनाता है, एक लंबी श्रृंखला बनाता है, तो उसे हम श्रृंखलन का गुण कहते हैं। और ये श्रृंखलन का गुण और किसी तत्व में नहीं है, इसे सिर्फ कार्बन के तत्व ही श्रृंखलन के गुण दिखाते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कैटिनेशन के नाम से जानते हैं। श्रृंखलन को ही हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं।
ये तो हो गया हमारा कार्बन का श्रृंखलन गुण। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि कार्बन किस तरह का बंध बनाता है, तो कार्बन हमारा दो तरीके का बंध, एक तरीके का बंध बनाता है जिसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। कि ये सहसंयोजक बंध किस तरीके से बनता है, अगर इसके बारे में जानना है तो आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। मान लीजिए कार्बन की संयोजकता 4 है, तो इसे अपने आप को स्थायी करना है, और आपको ये तो मालूम होगा ही कि कार्बन के तत्व को अपने आप को स्थायी करने के लिए अपने कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, लेकिन कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे अपने आप को अस्थायी करने के लिए या तो किसी तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन लेना होगा या अपने आप को किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देना होगा। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि किसी अदर तत्व के पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है जो उसे देकर उसे स्थायी कर सके। तब कार्बन क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, यानी बंध बनाता है। साझा करने के बाद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कार्बन दूसरे तत्वों के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो जब बंध बनता है उसे हम लोग सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए आपका कार्बन है, अब ये कार्बन किस तरीके से अपने आप को स्थायी करता है और बंध किस प्रकार से बनता है, ये आप देखिए। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन को मैंने कार्बन के चारों तरफ रख दिया। अब हर 4 हाइड्रोजन के साथ इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दे दिया। आपको तो मालूम ही है कि हाइड्रोजन के पास भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही रहता है। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसे सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो उसने क्या किया कि वो सारे हाइड्रोजन से उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिए और अपने आप को अस्थायी कर लिया। अब कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब वो पूरी तरीके से अस्थायी हो गया। तो उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिया नहीं, उसने हाइड्रोजन को भी हेल्प किया शेयर करने में इलेक्ट्रॉन और उसको अस्थायी करने में। और हाइड्रोजन को अपने आप को अस्थायी करने के लिए अपने कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, यानी हर एक हाइड्रोजन का एक कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर कर लेगा। अब जाके कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो जो बंध बना उसे हम लोग सहसंयोजक बंध कहते हैं, जो इस तरीके से बॉन्ड बनाता है। ये हो गया हमारा कार्बन का सहसंयोजक बंध। इसे ही हम लोग अंग्रेजी में कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध कार्बन में बना, तो अगर प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि कार्बन किस तरह का बंध बनाता है, तो कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजक बंध कार्बन के 3 तरीके से बनते हैं। एक तो हमारा ये सिंगल बॉन्ड दिख ही रहा है जिसे हम लोग एकल बंध बोलते हैं, और एक होता है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बनाता है, फिर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। यानी ये कार्बन सिर्फ एकल बंध नहीं बनाता, वो द्विबंध भी बनाता है और त्रिबंध भी बनाता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बन कितने तरह के बंध बनाते हैं, तो कार्बन 3 तरह के बंध बनाते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। और कार्बन किस तरह का बंध बनाता है, तो सहसंयोजक बंध बनाता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आपको दोनों वर्जन याद रखने हैं, क्योंकि कभी भी कहीं भी किस तरीके से सवाल पूछ दिया जाए आपको पता नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको दिमाग के में से अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे आगे की बात। तो आगे की ओर स्लाइड चलाएं तो हमें श्रृंखलन, मैंने बताया था कि कार्बन जो श्रृंखलन दिखाता है गुण, वो इस तरीके से दिखाता है। यानी कार्बन हमारा इस तरीके से अनब्रांच चेन, लंबा चेन बना सकता है, इस तरीके से भी लंबा चेन बना सकता है और इस तरीके से भी लंबा चेन बना सकता है। लेकिन वो चाहे जितना चाहे उतना कार्बन ऐड करके वो अपने आप को चेन बना सकता है। तो इससे हम लोग श्रृंखलन का गुण कहते हैं। इसलिए अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा तत्व श्रृंखलन का गुण दिखाता है, ऑप्शन में कार्बन है तो आप कार्बन पर ही टिक लगाएंगे। आगे की ओर चले तो एलोट्रॉप्स, कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप को ही एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ऐसे तो कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, क्रिस्टल और अक्रिस्टल प्रकार होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्रिस्टल के ही प्रकार पढ़ने हैं। यानी कि कार्बन के 3 ही अपरूप महत्वपूर्ण होते हैं, वो हैं ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। ग्रेफाइट मैंने बताया अभी, जो पेंसिल में उपयोग किया जाता है, हीरा जिसे हम लोग ज्वेलरी के रूप में प्रयोग करते हैं, और फ्लोरीन जिसमें 60 कार्बन मिले हुए हैं। ये 60 कार्बन, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है कार्बन 60, यानी 60 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़कर एक फुटबॉल का शेप जैसा बनाता है स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग फ्लोरीन के नाम से जानते हैं। तो इससे किस तरह का प्रश्न आएगा, तो इससे प्रश्न आपको ये पूछा जाएगा कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। जनरली वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में, तो आप लिखेंगे 3 अपरूप होते हैं। अगर प्रश्न में पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन कार्बन के अपरूप हैं, अगर ऑप्शन में तीनों में से कोई एक भी दिया हुआ है, चाहे फ्लोरीन हो, डायमंड हो या ग्रेफाइट हो, तो आप तीनों में से कोई एक पर टिक कर देंगे जो ऑप्शन में अवेलेबल है। तो ये तो हो गए कार्बन के अपरूप। इससे भी रिलेटेड प्रश्न किस तरीके से आए वो भी मैंने बता दिया। आगे अब हम लोग चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इससे लघु उत्तरीय प्रश्न कभी कभी क्या हमेशा ही पूछे गए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर में बार बार ये क्वेश्चंस को देखा है। तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है,
हाइड्रोजन एवं कार्बन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन साझा करके सहसंयोजक बंध द्वारा इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बंध बनाता है, उसके बाद एक नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जब हाइड्रोजन क्या है, कार्बन के साथ इस तरीके से बंध बनाता है, तो ये एक यौगिक का निर्माण किया जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया। यानी अगर परिभाषा लिखनी होगी आपको तो आप इसे लिखेंगे कि जब कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन संयोग करके सहसंयोजन बंध द्वारा जुड़ते हैं और एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न ये भी आएगा। तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अर्थ होता है कि जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी जब कार्बन एकल बंध बनाते हैं तो उस तरह के बॉन्ड को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन अपने ही कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, यानी द्विबंध बनाता है, या तो ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध बनाता है। जैसे आपने फिगर में भी देखा होगा, जब ये कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा है, ये हमारा एकल बंध है जो सिर्फ संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से आप उसके अंतर को भी बताएंगे और उदाहरण के साथ बताएंगे। जैसे जो भी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है उसे हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं, और जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है उसे हम लोग एल्कीन के नाम से जानते हैं, और जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उसे हम लोग एल्काइन के नाम से जानते हैं। यानी आपको प्रश्न अगर आएगा तो इस तरीके से आएगा, जैसे कि मैंने आगे की स्लाइड में ऐसे ऐड भी किया है कि हाइड्रोकार्बन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। तो आप इसमें परिभाषा में लिखेंगे कि जब कार्बन और हाइड्रोजन सहसंयोजन बंध द्वारा जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप उदाहरण क्या देंगे, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध बनाता है उसे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जो कार्बन अपने ही कार्बन के साथ द्विबंध या त्रिबंध बनाता है उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और साथ ही साथ आप उदाहरण भी देंगे, तभी जाके एग्जामिनर समझेगा कि आप उसके पॉइंट टू पॉइंट सारे आंसर्स जानते हैं और आपने उसे अटेम्प्ट किया है, डील किया है। तो 5 मार्क्स या 2 मार्क्स, किसी भी तरह के प्रश्न में कितने मार्क्स के पूछे जाए वो 5 मार्क्स या 2 मार्क्स आपके हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, अभी मैंने बताया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नाम लिया था। तो एल्केन क्या है, तो एल्केन मैंने बताया था कि एल्केन मेरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इस एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। इसे ही आपको याद रखना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यह प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, किसी का भी सामान्य सूत्र पूछा जा सकता है। आपको ये याद रखेंगे तो आप पूरे एल्केन फैमिली के सारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के नाम आप याद रख सकते हैं। आप प्रॉब्लम सोचिए मत, क्योंकि इसके बारे में जितने भी हैं, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों में मैंने ऐड किए हैं एल्केन फैमिली के सारे नाम, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये एल्केन होता क्या है, तो पहला तो आप बोलेंगे कि एल्केन मेरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका सामान्य सूत्र क्या है, तो इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। ये देखिए CnH2n+2। अब इसके थ्रू आप एल्केन फैमिली के सारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखेंगे, तो मान लीजिए अगर हम n का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो इस 1 का वैल्यू को इस फॉर्मूले पे अगर हम इसको पुट करें तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। इसके बाद ये क्या बना, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन। ये हमारा पहला ग्रुप बना एल्केन फैमिली का, जिसका नाम है मीथ ग्रुप, और ये एल्केन फैमिली में है। तो इसके साथ, इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के साथ जो प्रत्यय लगेगा वो लगेगा N, यानी मीथेन। ये N लगाना जरूरी है जब ये एल्केन फैमिली में बिलोंग करता है तब। अगर मान लीजिए n का वैल्यू 2 है तो हमारा फॉर्मूला निकलेगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलेंगे वो निकलेंगे C2H6, यानी 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। इस n का वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, जैसे इसे कैलकुलेट किया इसे भी कैलकुलेट कीजिए, तो आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आराम से निकल जाएगा। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा सिंगल बॉन्ड 2 कार्बन के साथ, और यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर। तो ये हो गए हमारे
इथेन का स्ट्रक्चर। अब इसमें भी जब ये ईथ ग्रुप है तो ये एल्केन फैमिली के साथ बिलोंग करता है, तो ये हमारा इथेन हो जाएगा। इसी तरीके से जब कार्बन 3 होंगे तब उसका नाम हो जाएगा प्रोपेन C3H8। अगर 4 को कार्बन है तो ब्यूटेन C4H10, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। कम से कम एटलीस्ट 10 कार्बन तक तो आपको याद रखने ही रखने हैं। और ये एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है तो ANE NNN लगाना जरूरी है। इसीलिए कम से कम 10 तक आप हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के नाम भी याद रखेंगे, सामान्य सूत्र भी एल्केन के याद रखेंगे। ये किस तरह का बंध बनाता है, तो ये एकल बंध बनाता है। और ये किस तरह का हाइड्रोकार्बन है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये तो अंग्रेजी में मैंने दे ही दिया है, साथ ही साथ मैंने आगे की स्लाइड में हिंदी में भी एल्केन फैमिली के सारे चीज दिए हैं। जैसे ये मीथेन ग्रुप, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। इथेन ग्रुप C2H6 तो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इस तरीके से मैंने सारे स्ट्रक्चर्स भी ऐड किए हैं। आप इसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये चैप्टर क्लियर होता जाएगा, क्योंकि इन्हीं सब से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न पूछता है। या तो स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, आपको सूत्र निकालना होगा, सूत्र दिया जाएगा तो आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, या पूछ दिया जा सकता है कि किस फैमिली से बिलोंग करता है। आगे की ओर चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्कीन। अल्कीन मेरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जैसे मैंने बताया था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 होते हैं, एक द्विबंध और एक त्रिबंध। तो एल्कीन हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाता है। और प्रॉब्लम यह है कि कार्बन अकेले डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, उसे दूसरे कार्बन की जरूरत होती है डबल बॉन्ड बनाने की। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CnH2n। तो इसमें कैसे हम लोग इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सारे एल्कीन फैमिली के नाम निकालते हैं, तो ये हो गया हमारा CnH2n। तो इसमें हम n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अकेला कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर इस वैल्यू को इस पे पुट करेंगे तो हमारा निकलेगा C2H4, यानी इसका स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इधर मेरा 2 हाइड्रोजन, इधर मेरा 2 हाइड्रोजन। हो गए ना टोटल कंप्लीट एल्कीन। अब इसका नाम क्या होगा, n का वैल्यू 2, यानी 2 कार्बन है तो यह ईथ ग्रुप से है, और ईथ ग्रुप से है तो इसके पीछे जो प्रत्यय लगेगा वो क्या लगेगा, वो इथीन लगेगा। इसी तरीके से अगर n का वैल्यू 3 है तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो प्रोपीन बनेगा। फिर 4 कार्बन है तो ब्यूटीन बनेगा, 5 कार्बन है तो पेंटीन बनेगा। इसी तरीके से सारे एल्कीन फैमिली के नाम आप लिखेंगे, और सभी के पीछे हाइड्रोकार्बन की क्या प्रत्यय लगता है वो आपको याद रखने हैं। एल्कीन में n लगता है तो एल्कीन में इन लगता है। आगे की ओर अगर चले तो एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र है हमारा CnH2n-2। ये है हमारा एल्काइन। ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और ये भी हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर इसमें भी हम n का वैल्यू 2 से यानी ईथ ग्रुप से ही स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या है हमारा, तो C2H2 × 2 तो हमारा निकलेगा C2H2। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन, यानी इसके हाइड्रोकार्बन के साथ आपका जो प्रत्यय लगेगा वो आइन लगेगा। ये इथाइन हो गया। इथाइन के साथ अगर हमारा C2H4 इथाइन हो गया, फिर ये C3H4 है तो जिसे हम लोग प्रोपाइन के नाम से जानते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जैसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिया है, आपका मन है आप इधर ना देके इधर भी दे सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, कहीं भी आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं है। अगर C4H6 है तो 4 कार्बन है तो मैंने 1 ब्यूटाइन। अब आप सोचेंगे 1 ब्यूटाइन क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच किया है, तो आप IUPAC नेम जब लिखेंगे तो उसके पोजीशन को भी बता सकते हैं। आपका मन है इधर न रख के इधर रखने का, तो जिधर से आप ट्रिपल बॉन्ड या बॉन्ड देंगे वहाँ से आप काउंटिंग शुरू कर सकते हैं और उसका नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपका मन है कि कार्बन कार्बन 4 कार्बन है बीच में लगाने का, तो आप बीच में भी बॉन्ड लगा सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, बस उसकी पोजीशन को आपको मेंशन करना होगा। मान लीजिए इधर से हम काउंटिंग करें तो ये हमारा 1 2, ये 2 पोजीशन दूसरे कार्बन की पोजीशन पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटाइन। इस तरीके से आप सारे स्ट्रक्चर्स को नाम भी याद रखेंगे, स्ट्रक्चर्स भी याद रखेंगे और रासायनिक
सूत्र भी याद रखेंगे। ये हो गया हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जो हमारा हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं, उनके रासायनिक सूत्र, उनके एल्केन फैमिली के सारे सीरीज के नाम, उनके हाइड्रोकार्बन के प्रत्यय में क्या लगता है, पीछे क्या जुड़ता है वो याद रखना है, और कौन किस तरह का बंध बनाता है ये भी याद रखना है। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछ दिया जाए एल्कीन का प्रथम सदस्य कौन सा है, तो एल्कीन का प्रथम सदस्य हमारा इथीन होगा। आप मीथीन कभी मत लिख दीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कार्बन अकेला डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, उसे दूसरे कार्बन की जरूरत पड़ती ही है। तो ये तो हो गए आपके सारे टॉपिक। अब आगे की ओर चले तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समजातीय श्रेणी, यानी होमोलोगस सीरीज। समजातीय श्रेणी क्या होता है, तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करते हैं, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी उदाहरण के तौर पे अगर बता दिया जाए कि मान लीजिए हमने एक इथेन ग्रुप ले लिया, तो यह प्रक्रियात्मक समूह होता क्या है, तो अगर मान लीजिए हम लोग उदाहरण के तौर पर इसी को ले लेते हैं, ये हमारा 2 कार्बन है, ये हमारा इथेन ग्रुप है, ठीक है। इस इथेन ग्रुप में अगर मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसके जगह पे मैंने क्रियाशील समूह, जैसे यहाँ पर प्रक्रियात्मक समूह बोला गया, जिसे फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं, चाहे वो अल्कोहल ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाते हैं, तब ये पूरे एल्किन फैमिली से या उस फंक्शनल ग्रुप के फैमिली में बिलोंग करने लगता है। यानी कि ये हमारा उसके बाद एल्किन फैमिली का नहीं रह जाता, वो उस फंक्शनल ग्रुप का हो जाता है। और ये फंक्शनल ग्रुप में ये जो ऐड होते हैं, ये किसकी जगह पे ऐड होते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाकर उनकी जगह को विस्थापित कर देते हैं और उसकी जगह वो ले लेते हैं। तो इससे पहले आपको उस फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तब जाके आप उसके आईयूपीएसी नेम और संरचना बना सकते हैं। तो वो कैसे आप बनाएंगे, तो आप ये देखिए, पहले हम आप लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता देते हैं। ये हमारा OH है, यानी इसे हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह या अल्कोहल ग्रुप कहते हैं। जब ये अल्कोहल ग्रुप किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ता है, तो उसके आईयूपीएसी नेम जब हम लोग लिखते हैं तो वो उस फैमिली का ना होकर उस अल्कोहल फैमिली में बिलोंग करने लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। तब इसके प्रत्यय में हमेशा हम लोग OL लगाते हैं, चाहे आप अंग्रेजी में लिखें या हिंदी में लिखें, OL लगाना जरूरी है। कैसे, तो वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं इंट्रोड्यूस करा देना चाहती हूँ सारे फंक्शनल ग्रुप से। अगर मान लीजिए ये हमारा CHO है, जिसे हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप के नाम से जानते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है एल्डिहाइड समूह। अब इस एल्डिहाइड ग्रुप जब किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ता है तो आपका प्रत्यय हो जाता है अल, यानी आपको पीछे उसके हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के पीछे के नाम में प्रत्यय में अल लगाना जरूरी है। अगर ये COOH है तो ये हो जाएगा मेरा कार्बोक्सिलिक समूह, तब इसमें हम लोग ओइक एसिड लगाते हैं। यानी अभी किसी के साथ भी जुड़ेगा तो या मान लीजिए इथेन के साथ जुड़ गया तो इथेनोइक एसिड, ब्यूटेन के साथ जुड़ गया तो ब्यूटेनोइक एसिड, आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इथेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, इस तरीके से आप उसके नाम लिखेंगे। अब आ गया कीटोन ग्रुप। ये कीटोन ग्रुप हमेशा 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में आता है। जब ये किसी फंक्शनल कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ता है तब इसके प्रत्यय में चेंज होता है तो ओन लगता है। यानी अगर ये ब्यूटेन ग्रुप में है तो ब्यूटेनॉन, पेंटेन ग्रुप में है तो पेंटेनॉन, हेक्सेन ग्रुप में है तो हेक्सेनॉन। ये किस तरीके से प्रयोग होता है, इसके आईयूपीएसी नेम आप कैसे लिखेंगे और इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए ये हमारा 3 कार्बन है, अब ये अभी फिलहाल ये किस ग्रुप का है, तो ये 3 कार्बन है, इसका मतलब प्रॉप ग्रुप है, और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ये मतलब कि प्रोपेन ग्रुप है। ठीक, ये तो आपने पहचान लिया, सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन ग्रुप का है। अब इस हाइड्रोजन को मैंने रिमूव कर दिया, इसकी जगह पे आके OH ग्रुप ऐड हो गया। अब वो बोला कि मैं अब अपने एल्केन फैमिली से मैंने इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में अपने फैमिली में इन्वॉल्व कर लिया, तो अब इसका नाम क्या चेंज होगा, क्या प्रोपेन ही रह जाएगा? नहीं, इसके प्रत्यय में चेंज हो जाएगा कि ये यहाँ से ऐड होके प्रोपेनॉल हो जाएगा। यानी अब ये किस फैमिली का है, अल्कोहल फैमिली का है, तो अब ये हो गया प्रोपेनॉल। अगर इसी तरीके से अगर मैंने OH ग्रुप ना ऐड करके CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप ऐड किया तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपेनल। क्या ऐड किया मैंने, अल ऐड किया। तो उसके बाद उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 4 कार्बन हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेनल। ये हो गया हमारा, क्यों? क्योंकि जब इस एल्डिहाइड ग्रुप में हमारा 1 कार्बन है और ये 3 कार्बन पहले से है, तो काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, हाउ मेनी कार्बन्स, 4 कार्बन हो गए, तो अब हमारा क्या हो गया, ब्यूटेनल हो गया। अगर इसकी जगह पे मैंने COOH
कार्बोक्सिलिक समूह लगा दिया तो अब हमारे पास ये 4 कार्बन है, तो ये अल ना होके क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, जिसे हम लोग हिंदी में ब्यूटेनोइक अम्ल लिखेंगे। इस तरीके से आप सारे फंक्शनल ग्रुप जब ऐड होते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में, तब आप उसके नाम को उस तरीके से चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए, पहले तो आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना आना चाहिए कि कौन सा क्रियाशील समूह है। उसके बाद उस क्रियाशील समूह के ऐड होने से उसके कंपाउंड्स के नाम के पीछे क्या लगाया जाता है, तो अगर अल्कोहल ग्रुप है तो ओल, अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल, कार्बोक्सिलिक समूह है तो ओइक एसिड। इसी तरीके से अगर मैं कीटोन ग्रुप की बात करूं तो कीटोन ग्रुप में क्या ऐड होता है, तो कीटोन ग्रुप में एक कार्बन जब डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये हमारा कीटोन ग्रुप हो गया, यहाँ मैंने CH3 लगा दिया और यहाँ मैंने CH3 लगा दिया, ये 2 कार्बन के बीच में हमेशा कीटोन ग्रुप है। अगर इस तरह से स्ट्रक्चर दे दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि इस संरचना में कौन सा समूह फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्रियाशील समूह है, तो आप पहचानेंगे तब तो बताएंगे ना ये कीटोन ग्रुप का है, तो आप इसे आराम से उस पर टिक कर सकते हैं कि ये कीटोन समूह इसमें प्रेजेंट है। लेकिन इसका नाम क्या होगा, तो ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, यानी ये कीटोन ग्रुप का है। इसी तरीके से आप सारे फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर्स को पहचानेंगे, उसके बाद उसमें क्या लगता है, प्रत्यय उसके क्या लगते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के साथ, वो याद रखेंगे, तभी जाके आप उस सारे कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिख सकते हैं, तब जाके ये सारे मार्क्स आपके हो जाएंगे और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको उतना ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना स्ट्रक्चर्स बनाना, उसके सूत्र निकालना आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके ये सारे मार्क्स आपके होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सोचेंगे सिर्फ देख लिया हो गया, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये चैप्टर है ही प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। चलिए आगे की अगर हम चले तो इससे रिलेटेड अब एक मैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बताना चाहता हूँ। मेन प्रॉब्लम क्या है कि इस चैप्टर में एरोमेटिक कंपाउंड से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, हायर क्लासेस में एरोमेटिक कंपाउंड आपको पढ़ना है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में सिर्फ एक यही प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड का सूत्र है। तो अगर मान लीजिए आपको सिर्फ बेंजीन के बारे में ही पढ़ना है, जिसके सूत्र होते हैं C6H6, यानी हमारा पहला एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, तो वो बेंजीन है। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा दिया गया है, हेक्सेनॉल, प्रोपेनॉन, प्रोपेनोइक एसिड या बेंजीन, तो आप चुपचाप बेंजीन पर टिक कर देंगे। बेंजीन जिसका सूत्र होता है C6, या पूछ दिया जाए निम्नलिखित में से कौन बेंजीन का सूत्र है, अगर ऑप्शन में C6H6 है यानी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो ये बेंजीन हम आपका रासायनिक सूत्र हो गया एरोमेटिक कंपाउंड का। इसके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर 3 तरीके से दिए जा सकते हैं, ये भी दिया जा सकता है, ये भी या ये भी। आप तीनों को याद रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा। मान लीजिए उस एग्जामिनर का मूड आया, वो ये दे दिया, अब तुम बोलोगे कि मैम तो ये सिखाई थी, ये तो बताई नहीं थी। इसलिए ये तीनों स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, यानी 6 कार्बन और अल्टरनेट में डबल बॉन्ड दिया हुआ है और एक हाइड्रोजन सारे कार्बन के साथ है, तो हो गए ना 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। इसको स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं या इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र बताइए, उसकी संरचना बनाइए, तब आप सूत्र बना के आप कोई भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर को आप दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इसके बारे में, तो मैं तो कहूँगी कि आप तीनों स्ट्रक्चर बनाइए, ताकि एग्जामिनर भी कॉपी चेक करते समय खुश हो जाए, आंख बंद करके आपको मार्क्स दे दे। तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। आगे चलते हैं IUPAC। IUPAC में बार बार अभी बता रही थी कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के IUPAC नेम। ये IUPAC होता क्या है, तो IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके आधार पर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम, एक स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं। जैसे आप देख लीजिए, आपके भी आप लोगों के घर के भी नाम होते हैं, बाहर के भी नाम होते हैं, तो पूरा समाज, पूरी सोसाइटी आपके बाहर के नाम से जानता है, क्योंकि वो आपका एक स्पेसिफिक नेम है, जहाँ से आप बिलोंग करते, वो आपकी आइडेंटिटी है। वैसे ही हाइड्रोकार्बन की भी एक कंपाउंड्स की आइडेंटिटी है, जिसके कुछ नाम दिए गए हैं स्पेसिफिक, वो नाम इसी IUPAC संगठन के द्वारा स्थापित किए गए हैं, जिसे यूज़ करना रहता है। और क्वेश्चन में भी आपसे बार बार इन्हीं IUPAC नेम के बारे में ही पूछ दिया जाता है, यानी अगर स्ट्रक्चर दे दिया तो आपसे पूछेगा इसका IUPAC नेम बताइए, या तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि इस निम्नलिखित में से इनके स्ट्रक्चर बनाइए और उनके IUPAC नेम भी लिखिए। तो आप हमेशा IUPAC नाम पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि कुछ केमिकल ऐसे हैं, कंपाउंड ऐसे हैं जिसके कुछ साधारण नाम भी हम लोगों ने दे दिए हैं, वो साधारण नाम जनरली पूछा नहीं जाता, जब भी पूछा जाता है IUPAC नाम ही पूछा जाता है। तो इसके सूत्र और इसके फुल फॉर्म आप हमेशा याद रखेंगे कि IUPAC के फुल फॉर्म क्या होता है।
आगे चलिए, ये प्रश्न देखिए, इस तरीके से मैंने प्रश्न बनाया है कि आपको एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा। मान लीजिए आपसे ये स्ट्रक्चर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इस निम्नलिखित इसके आप IUPAC नाम लिखिए, तो ये क्या है? देख लीजिए, ये 2 कार्बन है, कार्बन के साथ ये कितने 4 हाइड्रोजन है, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड है? OH ग्रुप ऐड है, यानी ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो 2 कार्बन है तो ये ईथ ग्रुप हो गया, और अल्कोहल फैमिली से है तो उसके प्रत्यय में क्या लगेगा? ओल, तो ये हो गया इथेनॉल। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इथेनॉल है उसकी संरचना बनाइए, तो या तो संरचना बनाना है या नाम लिखना है, दोनों चीज पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि C डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारा प्रोपेनॉन ग्रुप, यानी इसके बीच में कीटोन ग्रुप ऐड है, और ये कीटोन ग्रुप और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, और कीटोन ग्रुप जो ऐड है वो कार्बन बीच वाले कार्बन के बीच में, यानी इस कार्बन का पोजीशन क्या है? 2 है, और ये किस ग्रुप से है? कीटोन ग्रुप से, तो इसके प्रत्यय में क्या लगता है? ओन, यानी प्रोपेन टू ओन, यानी प्रोपेनोन इसका IUPAC नेम है। इसके साधारण नाम भी है एसीटोन, जिसका प्रयोग हम लोग जनरली नेल पॉलिश हटाने के लिए रिमूवर, नेल रिमूवर जो होता है नेल पॉलिश रिमूवर, उसमें भी प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको IUPAC नेम याद रखने हैं। ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड OH, यानी 3 कार्बन यहाँ है और 1 कार्बन यहाँ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए ये 4 कार्बन है तो ब्यूटेन ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो अल लग गया, तो ये हो गया ब्यूटेनल। देन ये C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है, और ये 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये 3 ग्रुप है, यानी प्रोपेन ग्रुप, और ये किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है? कार्बोक्सिलिक समूह, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। फिर ये देखिए, यहाँ पर 3 कार्बन और 1 क्लोरीन, ये Cl का सिंबल है, मतलब क्लोरीन का सिंबल है। क्लोरीन हमारा हैलोजन फैमिली है, आवर्त सारणी के वर्ग 17 में ये बहुत ही फेमस एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ये तत्व जब किसी भी ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ते हैं तो इनका केस इन सारे फंक्शनल ग्रुप के केस से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये कहता है कि मैं पीछे नहीं ऐड होऊंगा, मैं ऐड होऊंगा आगे ही, मतलब जनरली आपने देखा है कि जितने फंक्शनल ग्रुप ऐड हुए हैं उनके प्रत्यय हमेशा पीछे लगे हैं, तब उनकी पहचान बनी है। लेकिन हैलोजन ग्रुप का क्या है कि वो बोलता है कि मैं आगे ही अपने आप को मेंशन करूंगा, इसलिए एल्केन के ग्रुप को पीछे रखा जाता है और जो हैलोजन फैमिली है उसके नाम को आगे रखा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? क्लोरीन है, तो और ये किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन। अगर ये क्लोरीन बीच वाले कार्बन के साथ जुड़ा होता तो इसका नाम होता 2 क्लोरो प्रोपेन। मान लीजिए क्लोरीन नहीं रहता, ब्रोमीन रहता, ब्रोमीन का सिंबल Br, तो ये क्या हो जाता है? 1 ब्रोमो प्रोपेन। बस उसकी पोजीशन को याद रखना है और उसके नाम को याद रखना है कि सारे हैलोजन फैमिली हमेशा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के आगे लगते हैं, ना कि पीछे लगते हैं। तो ये सारे हो गए फंक्शनल ग्रुप। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, स्ट्रक्चर दे दिया गया है, निम्न यौगिकों के नामकरण कैसे करेंगे? आप इसके नाम हमेशा IUPAC के आधार पर ही लिखेंगे। तो उसके लिए आप पहले देखेंगे कि कौन कितने कार्बन है, उसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, और आप इसे किस तरीके से नाम लिखेंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, यह एज अ होमवर्क आप लोगों के लिए है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको नाम दे दिया गया है, इसकी संरचना बनाइए। तो जब नाम आपको मालूम है वो किस फंक्शनल ग्रुप से ऐड है तो आप आराम से इसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, जैसे मैंने पिछले वाले स्लाइड में सॉल्व करके दिखाया भी है। तो ये सब दोनों होमवर्क क्वेश्चंस आपके होमवर्क में रहेंगे। आगे की ओर चले तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ये इथेनॉल और इथेनोइक एसिड होता क्या है? इथेनॉल इथेनोइक एसिड से हमेशा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं कि इथेनॉल इथेनोइक एसिड के भौतिक और रासायनिक गुणों के अंतर बताइए। तो ये क्या है? इथेनॉल हमारा अल्कोहल फैमिली है जिसका रासायनिक सूत्र है C2H5OH, यानी ये अल्कोहल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं ये आपको अंतर बताने हैं दोनों के। तो इथेनॉल के भौतिक गुण है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और ये पेय पदार्थ है, यानी अल्कोहल बनाने में इसका उपयोग करते हैं, चाहे वाइन बियर कुछ भी हो, और ये एक अच्छा विलायक भी होता है। तो ये तो हो गए इसके भौतिक गुण। अगर रासायनिक गुण की बात करें तो जब इथेनॉल किसी भी क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करता है, क्रियाशील धातु यानी सोडियम पोटाशियम, तो ये हमेशा सोडियम इथोक्साइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ये जो सोडियम इथोक्साइड बना, अगर प्रश्न पूछ दिया जाता है कि अगर इथेनॉल अगर क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन से गैस का निर्माण करता है, तो आपका नाम होगा हाइड्रोजन गैस। ये हो गया हमारा पहला रासायनिक गुण।
दूसरे रासायनिक गुण की अगर बात करें तो इथेनॉल को जब कॉन्क H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, ये पूरी तरीके से इथेनॉल निर्जल हो जाता है और बनाता क्या है, ये प्रतिफल देता है इथीन C2H4 और जल का निर्माण करता है। इस पूरे प्रक्रिया को निर्जलीकरण प्रक्रिया कहते हैं। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि निर्जलीकरण की रासायनिक अभिक्रिया बताइए, तो आपको हर तरीके से इसको याद रखना है। और इसको कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो इसको टिंचर आयोडीन बनाने में, कफ सिरप बनाने में, टॉनिक बनाने में और बहुत सारी चीज़ों में उपयोग किया जाता है, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ऐड किया है, अभी नहीं देखेंगे, पहले इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये तो हो गया हमारे भौतिक गुण और रासायनिक गुण इथेनॉल के। अब इथेनोइक एसिड की बात करें तो इथेनोइक एसिड यानी इथेनोइक अम्ल, जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह है, तो इसके रासायनिक सूत्र क्या हो गया, CH3COOH। अब इसके भौतिक गुण क्या है, तो ये एक एसिटिक अम्ल भी है। इसका साधारण नाम है एसिटिक अम्ल, जो दुर्बल अम्ल है, जिसकी pH वैल्यू बहुत ही कम होती है। इसका प्रयोग हम लोग सिरका बनाने में भी करते हैं। और किस तरीके से बनाते हैं, तो अगर जल में 3 से 4% हम इथेनोइक एसिड डाल दें तो वो सिरके का निर्माण करता है। ये सिरका विनेगर के नाम से भी फेमस होता है, जिसे हम लोग अचार में डालते हैं काफ़ी लंबे समय तक चलने के लिए, ताकि अचार खराब ना हो। या विनेगर को चाइनीज़ फूड बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, और भी बहुत सारे उपयोग उसके हैं। रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात करें तो अगर इथेनोइक एसिड अगर इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये इथाइल एसीटेट बनाता है, साथ ही साथ जल बनाता है। ये इथाइल एसीटेट हमारा ईस्टर ग्रुप है, इसे हम लोग ईस्टर ग्रुप के नाम से जानते हैं, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को हम एस्टेरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि एस्टेरीकरण अभिक्रिया के बारे में बताइए रासायनिक अभिक्रिया के साथ, तो आप इस पूरे प्रक्रिया को शब्दों में भी व्यक्त करेंगे और साथ ही साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया को भी लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में भी आप लोग सेट कर लीजिए। अगर आगे की ओर चले तो जब यही ईस्टर ग्रुप किसी भी प्रबल क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो इथेनॉल और सोडियम एसीटेट बनाता है। इस पूरे प्रक्रिया को हम साबुनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। इसी प्रक्रिया की वजह से साबुन का निर्माण होता है, इसलिए साबुनीकरण अभिक्रिया के बारे में भी पूछा जाए तो आप इस रासायनिक अभिक्रिया को याद रखेंगे। अगर बात करें तो अगर एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ये सोडियम एसीटेट और जल का निर्माण भी करता है। तो ये तीनों हो गए हमारे इथेनोइक एसिड के रासायनिक अभिक्रिया। तो आप इसके 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहिए, जिसमें भौतिक और रासायनिक गुणों के अंतर पूछे जाएंगे, या तो इसके बीच में जो मैंने स्टेरीकरण, साबुनीकरण, निर्जलीकरण पूछा उसके लिए भी आप तैयार रहिए, जो 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए, आंसर आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स और 2 मार्क्स सिर्फ आप ही के होने चाहिए। एग्जामिनर को मौका नहीं मिलना चाहिए मार्क्स काटने के लिए, इसलिए मैंने एक एक चीज आपको अच्छे से बताया है ताकि आप इसे पढ़ें और इसे याद करें। इससे रिलेटेड मैंने पिक्चर के साथ भी बहुत सारे अच्छे से इसे रिलेटेड मैंने टॉपिक्स डाले हैं, आप उसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय यहाँ पे बहुत कम होता है और बताना बहुत कुछ है। आगे की ओर चले तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन और डिटर्जेंट के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे। अपमार्जक, सोप मतलब साबुन, डिटर्जेंट मतलब अपमार्जक। तो ये होता क्या है, इसका जनरली प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, कपड़े के दाग को हटाने के लिए और कपड़े को साफ करने के लिए। तो आखिर ये बनता क्या है, कैसे है, तो पहले हम लोग साबुन के बारे में जान लेते हैं कि साबुन और अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं में जल रागी का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो जल में घुलनशील होता है, और जल विरागी जो जल में घुलनशील नहीं होता है। दोनों समूह की उपस्थिति पर आधारित होता है। इसकी मदद से हम कपड़े के तैलीय दाग को या मैल को साफ करते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। तो पहले साबुन की बात कर ले तो साबुन क्या है, साबुन हमारी लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह है जो सोडियम पोटेशियम आयन के साथ मिलकर लवण बनाता है। ये है हमारा साबुन की प्रक्रिया। ये साबुन की प्रक्रिया में ये जो हमारा सोडियम और पोटेशियम लवण है ये हमारे पानी में घुलनशील होते हैं, और ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बन श्रृंखला जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल की, वो तेल में घुलनशील होते हैं। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तब कपड़े के दाग को आसानी से हटाया जा सकता है। लेकिन साबुन की एक प्रॉब्लम है कि साबुन को जब हम लोग पानी में घुलाते हैं तो वो झाग उत्पन्न नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, जिसे सोडियम और पोटेशियम के आयन हटा नहीं पाते और अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग स्कम के नाम से जानते हैं। हो सकता है 2 मार्क्स में आपसे ये पूछा जाए कि स्कम क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ को हम स्कम कहते हैं।
लेकिन अपमार्जक के बारे में अगर बात करें तो अपमार्जक के सामने कठोर जल भी सक्षम नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अपमार्जक क्या होता है, ये लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला है, लेकिन इसके साथ जो आयन है वो अमोनियम और सल्फोनेट है, जो दोनों मिलकर लवण बनाते हैं। इस अमोनियम और सल्फोनेट लवण का काम क्या है, ये जल में घुलनशील होता है और इसकी कार्बन श्रृंखला तेल में घुलनशील होती है। और ये अपमार्जक यानी डिटर्जेंट जिसे हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, आपने देखा ही होगा पानी में डालते ही तुरंत वो झाग उत्पन्न कर पाता है। क्यों? क्योंकि कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं उसे अमोनियम और सल्फोनेट के आयन हटा देते हैं, उसे हटाकर घुलनशील पदार्थ बना देते हैं और झाग को उत्पन्न करते हैं। तो ये दोनों अपमार्जक और साबुन कपड़े के दाग को हटाकर एक मिसिल का निर्माण करते हैं। वो किस प्रकार करते हैं उसे मैं वीडियो के तहत आपको दिखाना चाहती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि साबुन और अपमार्जक किस तरीके से अपने दाग को साफ करने में सक्षम होता है, जिसे मैं वीडियो के आधार पर बताऊंगी। आप उसे देखिए तो आपको समझ में आएगा। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सादे पानी में एक शर्ट धोने से हम कुछ गंदगी को हटा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि कुछ गंदगी तेल से बनती है जो पानी में बंद नहीं होती है। तो हम इस गंदगी को कैसे हटा सकते हैं? और हम अपने विषय पर वापस आ गए हैं। हम इस गंदगी को कैसे हटा सकते हैं? हमें गंदे कपड़े साफ करने के लिए साबुन या डिटर्जेंट जैसी कुछ विशेष रसायनों की सहायता की आवश्यकता है। साबुन और डिटर्जेंट रासायनिक रूप में अलग है, लेकिन उनका कार्य समान है। इसलिए हम सोप मॉलिक्यूल की काम को समझने के लिए एक साबुन के अणु का एक सामान्य स्ट्रक्चर लेते हैं। सोप मॉलिक्यूल दो भागों से बना है, एक सिर और एक पूंछ। सिर में सोडियम या पोटेशियम के कार्बोक्सिलेट होते हैं। यह आयोनिक है, मतलब है कि इसका कुछ प्रभार है। यह हाइड्रोफिलिक भी है, इसका मतलब है कि इसका पानी का आकर्षण है। अब हमें पूंछ देखते हैं। यह नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन समूह की लॉन्ग चेन है। यह हाइड्रोफोबिक है, इसका मतलब यह पानी से घृणा करता है। जब साबुन सफाई के लिए जोड़ा जाता है तो साबुन अणुओं के सिर पानी में घुल जाते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन चेन तेल की गंदगी में घुलती है। वे एक विशिष्ट पैटर्न में व्यवस्थित हो जाते हैं कि अणुओं की पूंछ तेल की बूंद की ओर व्यवस्थित होती है, जबकि सिर बाहर निकलते हैं। इन क्लस्टर्स को माइसेल्स कहा जाता है। वे फाइबर से गंदगी को ढीला कर देते हैं। हालांकि यह ढीली तंतुओं से गंदगी को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हैंड वॉश या मशीन वॉश गंदगी को पूरी तरह से हटाने में साबुन के अणुओं की मदद करते हैं। इस तरह से साबुन और डिटर्जेंट गंदगी को हटा देते हैं। इस वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि साबुन और अपमार्जक किस तरीके से कपड़े के दाग को साफ करते हैं। तो उसमें जो मिसिल का नाम लिया गया, उस मिसिल का क्या होता है, ये मिसिल इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है। यानी इसका जो ये आयंस पार्ट है वो हेड पार्ट है, जिसे सरका पार्ट कहते हैं। ये पानी में घुलनशील होता है और इसकी जो कार्बन श्रृंखला है, जो इसकी पूंछ पार्ट है, जिसे हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं, ये कपड़े के दाग को खींचने में हेल्प करता है। जब ये दोनों काम एक दूसरे के साथ अच्छे से करता है तब कपड़े का दाग आराम से हटता है, तो एक जाल जैसा उत्पन्न होता है, क्लस्टर का निर्माण करता है, जिसे हम लोग माइसेल के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि साबुन और अपमार्जक किस तरीके से कपड़े के दाग को साफ करते हैं और मिसिल का निर्माण कैसे करते हैं, तब आप साबुन और अपमार्जक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट के बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ इस फिगर को बनाना भूलिएगा नहीं जब मिसिल के बारे में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इस स्लाइड में ऐड भी किए हैं और उसके उत्तर भी दिए हैं। उससे उसी तरीके से आप उसके उत्तर देंगे ताकि एग्जामिनर आपके आंसर को देखकर खुश हो जाए और सारे क्वेश्चन, सारे मार्क्स आपको दे दे। और इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक एज अ होमवर्क मैंने लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, जिस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। इन सारे प्रश्नों को जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने के पूरी तरह से चांसेस हैं, इसलिए आप लोग इसे पूरी तरीके से बनाइए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप उस टॉपिक का आंसर मांग सकते हैं। कुछ दिनों बाद आपको आंसर अवेलेबल करा दिया जाएगा।
इसलिए आप ये सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। साथ ही साथ आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न के भी इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी आप पढ़ेंगे जिसे बार बार पूछा जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को कार्बोनेटेड कंपाउंड्स के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसलिए अपने प्रश्नों को अपने एज अ होमवर्क जो भी प्रश्न मैंने दिया है उसे आप सॉल्व कीजिए, और साथ ही साथ कोई भी अगर ये वीडियो जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो या कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के लिंक में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपको इस स्लाइड का लिंक भी अवेलेबल होगा, इसे आप डाउनलोड कर लेंगे और साथ ही साथ इसे पढ़ेंगे और इसके सारे होमवर्क्स बनाएंगे। आई होप कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए। आप इन्हें एग्जाम में पूरे मार्क्स इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के लाएंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री के। सो धन्यवाद, थैंक यू।